पॉलिटिकल साइंस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने राजनीतिक विज्ञान के परंपरावादी अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच पे हमने चर्चा की थी और आज के इस वीडियो में मॉडर्न अप्रोच, जिसके अंतर्गत बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल का हम अध्ययन करेंगे। और आज इस वीडियो के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच से भिन्न है और हमें मॉडर्न अप्रोच की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। मॉडर्न अप्रोच, जिसके अंतर्गत बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म का स्टडी करते हैं, वो ट्रेडिशनल अप्रोच के क्रिटिसिज्म में आया, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच का कई सालों से डोमिनेंट था, तो हमें मॉडर्न अप्रोच की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो साइंटिफिक नहीं है और इसका सब्जेक्ट मैटर इंस्टीट्यूशन है, और जो मॉडर्न अप्रोच के आने के बाद पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बिहेवियर हो गया और उस पर स्टडी होने लगा। तो जैसे दूसरे विश्व युद्ध मतलब 1945 के बाद पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में एक नए दृष्टिकोण का उदय हुआ, जो क्या था, वो व्यवहारवादी था, मतलब वो बिहेवियरलिज्म था। और इसमें जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर व्यवहारवादी था, और जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं जैसे चार्ल्स हाइमेन, हरमन हेलर, हेराल्ड लॉसवेल, डेविड ईस्टन, V.O.K., रॉबर्ट एडल, ये मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। जो आधुनिक दृष्टिकोण के राजनीतिक क्षेत्र का जो विषय शामिल है, उसमें राजनीतिक मनुष्य और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक मनुष्य जो पॉलिटिकल एक्टर है, उसके हम क्या करते हैं, बिहेवियर का स्टडी करते हैं। और इसके अंतर्गत मतलब मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत हम राजनीतिक संस्थाओं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उनकी क्रियाओं का मतलब उनके जो फंक्शनिंग है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, हम उसका स्टडी करते हैं। और इसके अंतर्गत जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली का हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। और इसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मतलब इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिप्लोमेसी का अध्ययन करते हैं। इसमें हम विचारधारा जैसे आइडियोलॉजी है, वैल्यू है, इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंस है, मिलिट्री साइंस एंड स्टैटिक सर्वे का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। राजनीति शास्त्र में वैश्वीकरण की भावना का समावेश, जिसके आधार पर विश्व में स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का विकास हुआ, हम उसका स्टडी करते हैं। तो वर्तमान में जो राजनीतिक संस्कृति है, पॉलिटिकल कल्चर है, उसमें जो मानव कल्याण का संपूर्ण क्षेत्र है, सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये इसका क्षेत्र है। व्यवहारवादी उपागम अर्थ बिहेवियरल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच के क्रिटिसिज्म में आया। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच, इसके अंतर्गत जैसे स्टेट गवर्नमेंट लॉ क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन के नियम क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशन एवं गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, इसका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह समझ में आया कि संविधान होने से शांति नहीं मिलती। लोगों की मानसिकता, प्रचार, जनमत का, नेतृत्व का, व्यवहार भी पॉलिटिक्स को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। बिहेवियरल अप्रोच में पॉलिटिक्स को केवल संविधान या नियम से नहीं, बल्कि लोग वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं, किस आधार पे वोट देते हैं, लोग आंदोलन में क्यों भाग लेते हैं, सोशल मीडिया का वोटिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब जो होता है व्यवहारवादी उपागम अध्ययन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी पॉलिटिशियन को हम क्यों पसंद करते हैं, या पॉलिटिशियन का लैंग्वेज कैसा है, या जनता की भावनाओं पर उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, मीडिया प्रचार कितना करता है, ये सारे जो हैं बिहेवियरल अप्रोच के अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन है जिससे अनेक ऐसे राजनीति शास्त्री, विशेषकर अमेरिकी, जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत अमेरिकी राजनीति शास्त्री जुड़े हैं। इसमें परंपरागत राजनीति शास्त्र की ऐतिहासिक, दार्शनिक और विवरणात्मक उपागमों से बहुत अधिक असंतुष्ट हैं। पुराने तरीके मतलब जो ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल या संवैधानिक या ये जो दार्शनिक आदर्श की बातें करते थे, लेकिन वह यह नहीं बता सकते थे कि लोग वास्तव में राजनीति में कैसे व्यवहार करते हैं।
जिनमें यह विश्वास है कि राजनीति शास्त्र के अनुभाविक प्रस्थापनाओं की कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांतों का विकास किया जाता है। मतलब ये है कि लोग वास्तव में राजनीति के व्यवहार कैसे करते हैं, राजनीति को समझने के लिए ये वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग हो। और डहल की जो दूसरी परिभाषा है, व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है, मतलब व्यवहारवाद एक आंदोलन के रूप में है और इसका जो उद्देश्य है वो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के जो विकसित सिद्धांत हैं, जो पद्धतियाँ, जो उनके मेथड हैं, उन मेथड को राजनीतिक अध्ययन के संपर्क में लाना है और एक ऐसा प्रयास है जो राजनीति शास्त्र में अनुभाविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है, मतलब वो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। किलपैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं बताई हैं। यह इस बात पे बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन जो पॉलिटिकल स्टडी है, शोधकर्ता में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्था न होकर व्यक्ति होना चाहिए। जो हम पॉलिटिकल स्टडी करते हैं उसका मौलिक इकाई जो है संस्था ना होकर तब व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए। ये राजनीति शास्त्र का सामाजिक विज्ञान हो, मतलब जितने भी सामाजिक विज्ञान है उनके साथ एकता पे बल देता है। पर्यवेक्षण, ये तथ्यों का पर्यवेक्षण मतलब जो हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो फैक्ट निकालते हैं या सेंसस के द्वारा जो हम फैक्ट इकट्ठा करते हैं या उनका वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास का प्रयोग पे बल देता है। और जहाँ तक संभव हो सांख्यिकी के गणनात्मक इसमें सूत्रीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका ये मतलब है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या करता है कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये क्या करता है, फैक्ट इकट्ठा करता है और फैक्ट इकट्ठा करके उसका वर्गीकरण करता है और उसका डेटा कलेक्ट करता है और फिर वो डेटा का क्या करता है, उपयोग करता है। यह राजनीति शास्त्र के लक्ष्य को एक व्यवस्थित आनुभाविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। तो ये व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं। डेविड स्टर्न ने बिहेवियरिज्म के 8 लक्षण बताए हैं। पोलराइजेशन, नियमन। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है क्योंकि कुछ निश्चित प्रकार के कार्यकलापों और परिस्थितियों में मनुष्य कुछ निश्चित प्रकार के व्यवहार का ढंग अपनाता है। कुछ सामान्य सिद्धांतों के आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या व भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। मतलब व्यवहारवादी मानते हैं कि कुछ पैटर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर चुनाव में युवा वर्ग किसी विशेष मुद्दे पर अधिक वोट दे सकता है, अर्थात लोगों के व्यवहार में कुछ नियम जैसी बातें दिखाई दे सकता है, तो इसीलिए उन्होंने एक नियमन की बात की है। दूसरा लक्षण है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन्स सत्यापन। तो मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, सत्यापन कहते हैं। और व्यवहारवादी पद्धति में यह सत्यापन आवश्यक होता है। इसका ये मतलब है कि जो बात की जाए उसका सत्यापन भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कहा जाए कि गरीब लोग किसी विशेष पार्टी को अधिक वोट देते हैं तो सर्वे और आंकड़ों में इसे जांचना होगा। इनके जो तीसरे लक्षण हैं, यूज ऑफ टेक्निक्स, तकनीकी का प्रयोग। व्यवहारवादी उपलब्ध आंकड़ों और सामग्री की व्याख्या के लिए तकनीक के प्रयोग पर बल देते हैं। मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने और उसका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। इसका ये मतलब है कि राजनीति के अध्ययन में साइंटिफिक तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे मान लो कि हम सर्वेक्षण मतलब सर्वे करते हैं या क्वेश्चन ईयर करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं या डेटा कलेक्ट करते हैं, राजनीति में उसको अपनाना चाहिए। चौथा लक्षण है क्वांटिफिकेशन, परिमाणीकरण। उपलब्ध सामग्री और तथ्यों में स्पष्टता व निश्चितता लाने के लिए परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। परिमाणीकरण में सांख्यिकी का भी प्रयोग किया जा सकता है जिससे परिणामों में अधिक शुद्धता आ सके। इसका ये मतलब है कि कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया, कितने युवा किसी नेता को पसंद करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स को डेटा स्टैटिक्स में समझने की कोशिश करता है। वैल्यू डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण। व्यवहारवादियों के अनुसार नैतिक मूल्यांकन व तथ्यात्मक व्याख्या में क्या है, अंतर है। मूल्यों और तथ्यों को मिलाना नहीं चाहिए। उनके अनुसार जो मूल्य है और तथ्य उनको मिलाना नहीं चाहिए। फिर भी नैतिक मूल्यांकन और वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए कुछ मूल्यों और आदर्शों की प्रतिस्थापना व प्रयोग आवश्यक होता है। ये जो है मूल्य निरपेक्षता की
मूल्य निरपेक्षता की बात करते हैं, जैसे रिसर्चर को स्टडी करते समय व्यक्ति पसंद नापसंद नहीं होना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि उसे कौन सी पार्टी पसंद है, केवल तथ्य देखना चाहिए, ये इसकी बात करता है। छठा लक्षण है सिस्टमाइजेशन, मतलब क्रमबद्धीकरण। अनुसंधान जो है आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। प्रत्येक शोध कार्य को सिद्धांतों से जोड़ा जाना चाहिए। सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। जैसे हम पहले क्या करते हैं, क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध होना चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि डेटा को इकट्ठा करना चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए और फिर जो है निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो ये अध्ययन का सही तरीका होगा। प्योर साइंस, विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी चाहते हैं कि मानव व्यवहार को निर्देशित करने वाले मौलिक सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक रहें। फलस्वरूप व्यवहारवादी मानव व्यवहार के प्रायोगिक पहलू पर ही अधिक बल देते हैं। बिहेवियरलिज्म पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाने की बात करते हैं। इंटीग्रेशन, व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता है कि समस्त मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद मानव व्यवहार की एक मूलभूत एकता पाई जाए। इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप हैं। व्यवहारवाद की सीमाएं, प्रोफेसर सिबली ने इसके 4 प्रकार की सीमाएं दी हैं। प्रोफेसर सिबली ने व्यवहारवाद की सीमाएं इस प्रकार बताया। व्यवहारवाद स्वयं मूल्य निरपेक्ष नहीं है, मतलब व्यवहारवाद अपने आप को क्या करता है, मूल्य निरपेक्ष मानता है, मतलब वो वैल्यू फ्री मानता है। परंतु वह व्यवहारवादी स्वयं, व्यवहारवादी का जो व्यक्तित्व है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो ज्ञान की जो सीमा है और उसका जो राग द्वेष झुकाव, जो मतलब उसकी जो फीलिंग्स है, उसके व्यवहारात्मक अध्ययन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और उसके द्वारा विषयों का जो चयन किया जाता है, जो वो उसके अपने जो मूल्य होते हैं, जो उसकी वैल्यू होती है, उसकी जो विचारधारा होती है, वो भी उसको क्या करती है, प्रभावित कर देती है। इसलिए व्यवहारवाद स्वयं मूल्य निरपेक्ष नहीं है। ऐतिहासिक अनुभवों की इसमें क्या की जाती है, उपेक्षा की जाती है। जैसे व्यवहारवादी वैज्ञानिक व तकनीकी साधनों पे बहुत देते हैं, जैसे वो तथ्यों पे, फैक्ट्स पे या वो टेक्निक्स पे ज़्यादा जोर देते हैं, और जो ऐतिहासिक अनुभव है उसकी वो क्या करते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। व्यवहारवाद का क्षेत्र क्या और क्यों तक ही सीमित है। व्यवहारवाद मानव व्यवहार का अध्ययन विशिष्ट परिस्थितियों में करता है, उसका क्षेत्र क्या और क्यों तक ही सीमित है। जबकि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र कैसे तक फैला हुआ है। इसलिए हमें राजनीतिक दर्शन और इतिहास की सहायता की आवश्यकता होती है। नीति निर्माण संबंधी मामलों में बहुत सीमित है, मतलब व्यवहारवाद जो है नीति निर्माण संबंधी मामलों में बहुत सीमित है। नीति निर्माण संबंधी में राजनीतिज्ञ के लिए व्यवहारवाद और व्यवहारवादियों का उपयोग बहुत सीमित हो जाता है, क्योंकि नीति निर्माण एक नहीं अनेक तत्व महत्व रखते हैं। जैसे सिबली ने व्यवहारिक वैज्ञानिक का विशुद्ध दृष्टिकोण प्राथमिक मूल्य और विज्ञानेतर निर्णयों द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए, उसने बोला है। तो इसलिए जो व्यवहारवाद है वो नीति निर्माण संबंधी मामलों बहुत ज़्यादा सीमित है। व्यवहारवाद की आलोचना है, क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म। इसमें मूल्य निरपेक्षता के कारण समस्याओं से पृथकता, मतलब व्यवहारवाद की प्रमुख दुर्बलता उसकी मूल्य निरपेक्षता, मतलब वैल्यू फ्री है, जिसके कारण राज्य विज्ञान ने नीति निर्माण, सक्रिय राजनीति, समाज की तत्कालिक और दूरगामी समस्याओं से ये पूर्णतया पृथक हो गया है। दूसरा, साक्षात्कार से राजनीति का अंतस्थल नहीं जान सकते, मतलब राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं को हम आंतरिक तत्वों और साक्षात्कारों, इंटरव्यू और जो क्वेश्चन या टेक्निक है उससे हम क्या करते हैं, इसको पता नहीं लगा सकते। इस प्रकार की राजनीति के अंतस्थल का सत्यापन क्या है, असंभव है। व्यवहारवादी यह भूल जाते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों जो नेचुरल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के तथ्यों में गंभीर अंतर है, मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस पाया जाता है। राजनीतिक विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में, जो राजनीतिक विज्ञान के जो फैक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो फैक्ट्स होते हैं, वो नेचुरल साइंस की तुलना में बहुत लचीले, जटिल और परिवर्तित हैं। मतलब व्यवहारवादियों ने अब तक मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत नहीं किया है।
यद्यपि लाखों डॉलर, जैसे इन लोगों ने लाखों डॉलर खर्च करके भी व्यवहारवादियों ने मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत नहीं किया है। राजनीतिक वास्तविकता में समानताएं ढूंढना कठिन है। राजनीतिक वास्तविकता क्या है? विशेष तौर पे अपनी विशेषताएं लिए होती हैं, पद्धतियों पे अधिक बल। लिजर्सन ने जैसे बोला है कि उसने पद्धतियों मतलब मेथड्स पे ये अधिक बल देता है। व्यवहारवादी की कमजोरी, व्यवहारवादियों की कमजोरी उनके द्वारा पद्धतियों पे मतलब मेथड्स पे ज़्यादा बल दिया जाता है। एवरी लिजर्सन के अनुसार व्यवहारवादी महत्वपूर्ण को छोड़कर प्रायः महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में तथ्य आंकड़े एकत्रित करने में लगे, जो मतलब जो समाज की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान न करके वो तथ्यों जो फैक्ट्स हैं और उनके जो डेटा है उसको एकत्रित करने में लगे हुए हैं। तो ये इसकी व्यवहारवाद की आलोचनाएं हैं। अब व्यवहारवाद ने मतलब बिहेवियरलिज्म ने क्या पॉलिटिकल साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो व्यवहारवाद ने परंपरागत शास्त्र के कई दृष्टियों से प्रभावित किया है, जो कि उसकी उपयोगिता को दर्शाता है। यह केवल एक उपागम ही नहीं बल्कि ये पूरा साधन है। मतलब व्यवहारवाद केवल मात्र एक उपागम ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस की समस्त विषय वस्तु के नए रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन है। और व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई टेक्निक्स और मापन के लिए नए साधन ढूंढे हैं। यह अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति शास्त्री के दृष्टिकोण को क्या किया, व्यापक बनाया। व्यवहारवादी जैसे व्यवहारवादी क्रांति हुई तो उससे राजनीति शास्त्री जो पॉलिटिशियन है उनके दृष्टिकोण को इसने व्यापक बनाया। और अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण मतलब इसने दो या दो से अधिक सब्जेक्ट या मेथड को एक साथ मिलाया। नवीन दृष्टि, पद्धतियां और नूतन क्षेत्र, इसने नवीन दृष्टि और पद्धतियां और नूतन क्षेत्र प्रदान किए। और व्यवहार के परिणाम स्वरूप जो राजनीति शास्त्र जैसे साक्षात्कार प्रणाली जो इंटरव्यू मेथड है या क्वेश्चन ईयर है, और राजनीति के अंतर्गत अब केवल मतदान व्यवहार बल्कि राष्ट्रीय मतलब नेशनल एंड अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का भी अध्ययन इस पद्धति के आधार पर किया जाने लगा। इसने राजनीति शास्त्र को एकता और आधुनिकता प्रदान किया। मतलब व्यवहारवाद ने राजनीति शास्त्र को एकता और आधुनिकता प्रदान की। और व्यवहारवादियों ने यह स्पष्ट किया कि उसका संबंध क्या से है, न कि क्या होना चाहिए से। और राजनीतिक अनुसंधान में तथ्यों को जानना अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब फैक्ट्स को, राजनीतिक अनुसंधान में फैक्ट्स को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यवहारवाद की देन है। उत्तर व्यवहारवादी उपागम, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, डेविड ईस्टन 1969 में पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच जो है बिहेवियरल अप्रोच के क्रिटिसिज्म में आया, क्योंकि जो बिहेवियरल अप्रोच है वो आंकड़े पे ज़्यादा ध्यान देता था, लेकिन पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच सिर्फ आंकड़े पे नहीं बल्कि समाधान पे ध्यान देना चाहिए, वो इसकी बात करना शुरू किया। डेविड ईस्टन जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादक थे, उन्होंने 1969 में खुद व्यवहारवाद पे जोरदार प्रहार किया और यह पाया कि जो व्यवहारवाद के कारण राजनीति शास्त्र के राजनीतिक जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं उससे दूर जा रहा है। ये बस ढांचा, मॉडल और सिद्धांतों में उलझकर रह गया है। तो इसलिए उन्होंने पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच का प्रतिपादन किया। और ईस्टन के दो प्रमुख दायित्व से प्रासंगिकता, इसमें रिलेवेंस होना चाहिए। मतलब राजनीतिक शोध को सामाजिक जीवन के वास्तविक समस्याओं से प्रासंगिक होना चाहिए। क्रियानिष्ठता एवं कर्म, एक्शन, शोध को कर्म उन्मुख होना चाहिए। दूसरे शब्दों में चिंतन मुख ज्ञान के स्थान पर क्रियाशील ज्ञान होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक या राजनीतिक जो रिसर्चर है वो केवल वैज्ञानिक अध्ययन न करे बल्कि समस्याओं के समाधान में भी भाग ले। उत्तर व्यवहारवाद के 7 विशेषताएं, जैसे व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं थी, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं हैं। प्रविधि से पूर्व सार विषय अर्थात राजनीतिक शोध कार्य में तकनीकी की तुलना में सार वस्तु को उपयोगी मानना चाहिए। और दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पे इसको बल देना चाहिए।
समस्याओं को विश्वसनीय निदान की ओर ध्यान देना चाहिए, मूल्यों के निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिए, मतलब इसमें वैल्यू फ्री नहीं होना चाहिए बल्कि मूल्यों के निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। बुद्धिजीवियों पर समाज के बड़े कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी है और उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पे बल देते हैं। दूसरे शब्दों में चिंतनोन्मुख ज्ञान के स्थान पर क्रियाशील ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान में भाग लेना चाहिए, ना कि बस समस्याओं के बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करना चाहिए। और सातवां है सभी व्यवसायों का राजनीतिकरण होना चाहिए, जिनमें राजनीति शास्त्रियों की सभी संस्थाओं और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। तो मतलब जो भी राजनीति शास्त्रियों की सभी संस्थाएं और विश्वविद्यालय शामिल है उनका क्या होना चाहिए, राजनीतिकरण होना चाहिए। तो ये व्यवहारवाद के 7 विशेषताएं हैं, इनके 7 लक्षण हैं। व्यवहारवाद बनाम उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद का जो पीरियड है वो 1945 से 1969 तक था और उत्तर व्यवहारवाद का पीरियड 1969 से अभी वर्तमान तक चल रहा है। इसके जो प्रणेता है, व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन, डहेल, किलपैट्रिक एम आमंड है और उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता जो है ईस्टन है। और व्यवहारवाद जो मूल्य निरपेक्ष की बात करता है और ये साइंटिफिक न्यूट्रलिटी की बात करता है और उत्तर व्यवहारवाद वैल्यूज प्ले डिसीव रोल की बात करता है, मतलब नॉर्मेटिव प्लस एम्पिरिकल की बात करता है। व्यवहारवाद का फोकस जो है क्या है, मतलब फैक्ट्स, डेटा, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करता है। और उत्तर व्यवहारवाद का फोकस क्या करे, एक्शन ओरिएंटेड एंड रिलेवेंट रिसर्च की ये क्या करता है, उस पर ये फोकस करता है। व्यवहारवाद जो है अकर्मण्य शोध, मतलब डिटैच फ्रॉम रियल प्रॉब्लम से इसके एक्शन है। और जो उत्तर व्यवहारवाद का एक्शन जो है इंगेज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग से है। व्यवहारवाद की प्रासंगिकता टेक्निकल प्रिसिशन पे बल देता है और उत्तर व्यवहारवाद सोशल रिलेवेंस पे बल देता है, मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे ये क्या करता है, बल देता है। व्यवहारवाद तकनीकी मतलब टेक्निक फर्स्ट, मेथड इज प्राइमरी पे बल देता है, लेकिन उत्तर व्यवहार सब्सटेंस फर्स्ट, कंटेंट इज प्राइमरी, मतलब उत्तर व्यवहारवाद कंटेंट इज प्राइमरी पे फोकस करता है। और व्यवहारवाद का नारा है इट वॉज बेटर टू बी रॉन्ग देन वेग, और इसका उत्तर व्यवहारवाद का नारा है इट वॉज बेटर टू बी वेग देन नॉन रिलेवेंटली प्रिसाइज। व्यवहारवाद ट्रेडिशनल मेथड से असंतुष्ट होता है, मतलब ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात करता है, और उत्तर व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म से असंतुष्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।